मिट्टी संसाधन मिट्टी संसाधन मानव जगत और इस जीव जगत के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसके ऊपर समस्त प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो संपन्न होती हैं। मिट्टी मानव का सबसे मूलभूत संसाधन है और पृथ्वी तल पर पाए जाने वाला समस्त जीवन इस मिट्टी पर ही निर्भर करता है। धरातल की ऊपरी परत जिस पर वनस्पति उगती है मिट्टी कहलाती है। मिट्टी प्राकृतिक वातावरण का प्रधान तत्व है। इसको परिभाषित करते हुए कोल ने बताया कि मिट्टी पृथ्वी की मृतक धूल को जीवन के सातत्य से जोड़ती है, अर्थात जो मृत समान मिट्टी के कण हैं उसी में जीवन का संचार होता है। रूसी भूगोलवेत्ता गेरासिमोव ने भी इसको परिभाषित करते हुए लिखा है, मिट्टी की रचना पैतृक चट्टानों में उन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप होती है जो विभिन्न प्रकार की जलवायु और उच्चावच की दशाओं के अंदर जैविक कारकों, जंतु और पौधे के द्वारा किए जाते हैं। अर्थात जो चट्टानें हैं उन पर जलवायु और जो विभिन्न प्रकार के कारक हैं उनके परिणाम स्वरूप उनका विघटन होता है, अपघटन होता है और उनमें जैविक अंश यानी कि जीव जंतु मिलकर मिट्टी के स्वरूप को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिट्टी इस पृथ्वी तल पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। अब बात करते हैं मिट्टी की रचना। मिट्टी की रचना में मूल चट्टानों की जो भौतिक रचना और रासायनिक संरचना तो होती है, उसके अलावा उसमें उच्चावच, ढाल, आकृति, वायुमंडलीय शक्तियाँ जैसे तापमान है, नमी है, वर्षा है, पवन का भी प्रभाव पड़ता है। अर्थात ये जो अतिरिक्त कारक हैं मिट्टी के गुणों को या तो संपन्न करते हैं या उसके गुणों को प्रभावित करते हैं। दीर्घ काल में यानी कि भविष्य में जाकर जो भौमिकीय विशेषताएं अर्थात जो भूगर्भिक विशेषताएं हैं और रासायनिक गठन, इन सब का प्रभाव गौण हो जाता है और जलवायु की जो शक्तियां हैं उनका प्रभुत्व अधिक हो जाता है। अर्थात जलवायु के जो कारक हैं मिट्टी के निर्माण में अपना प्रभाव अत्यधिक स्थापित कर लेते हैं। यही कारण है कि अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की जो मिट्टियां हैं वो पाई जाती हैं जिन पर जलवायु का प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिलता है। फिर वनस्पति, कीटाणु, जंतु और मानव की क्रियाओं द्वारा मिट्टी रचना का कार्य पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार जो मूल चट्टानें हैं अर्थात जो भौतिक कण हैं और उनके अंदर जो विभिन्न प्रकार के लवण हैं, खनिज हैं, वहाँ से होते हुए जलवायु के जो कारक हैं वो उसको प्रभावित करते हैं और जीव जंतुओं के विभिन्न जो अवशेष हैं वो उसमें मिलते हैं और मनुष्य की जो क्रियाएं हैं अंततः मिट्टी की जो रचना है उसको क्या करती हैं, पूर्ण करती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब वनस्पति और जंतुओं के अवशेष मिट्टी में मिलते हैं तो जलवायु की क्रिया से एक प्रकार का अम्लीय तत्व ह्यूमस उत्पन्न होता है। कीड़े मकोड़े, बिल खोदने वाले जंतु, केंचुए आदि मिट्टी को कुरेद कर उसकी रचना में सहायता करते हैं। मनुष्य कृषि द्वारा मिट्टी का रूपांतरण करता है और अपनी क्रियाओं से भूमि के अपरदन को बढ़ाता है या संरक्षण करता है। तो इस प्रकार भौतिक, रासायनिक, जैविक और सांस्कृतिक कारकों की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं द्वारा मिट्टी की रचना क्या होती है, पूर्ण होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि मिट्टी एक गतिशील क्या है, कारक है, तथ्य है। अब बात करते हैं मिट्टी के जो भौतिक विशेषताएं और गुण हैं उनके बारे में। इसमें पहला है मिट्टी का गठन। मिट्टी के गठन से तात्पर्य है कि मिट्टी के अंदर जो कण पाए जाते हैं उनका आकार क्या है, उनका जो स्वरूप है वो क्या है, वो कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, मिट्टी का गठन कहते हैं। आकार के अनुसार जैसे बजरी है, रेत है, सिल्ट है, दोमट है, चिकनी मिट्टी है, इन कणों के आकार के अनुसार इनको हम इस क्रम में क्या करते हैं, रखते हैं। मिट्टी की संरचना, मिट्टी की संरचना से मतलब यहाँ पर है कि परस्पर जो मिट्टी के कण हैं वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से सटे रहकर क्या करते हैं, मिट्टी को संगठित करते हैं और एक परत का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इस हम क्या कहेंगे, मिट्टी की संरचना। फिर बात आती है तापक्रम। मिट्टी का जो रंग है उसका संबंध किससे है, तापमान से होता है। धूप में अलग अलग प्रकार की मिट्टियों के अलग अलग व्यवहार होते हैं। कुछ मिट्टियाँ रात्रि के समय अपने ताप का अधिक शीघ्रता से क्या करती हैं, विकिरण करती हैं, कुछ धीमी गति से करती हैं। तो तापमान का जो प्रभाव है वो मिट्टी के रंग
के ऊपर बहुत अधिक पड़ता है। रंग, मिट्टी का रंग ह्यूमस तथा लोहे के जो यौगिक है की विभिन्न मात्राओं के कारण होता है। इससे उर्वरता भी क्या होती है उसका भी हमें पता चलता है। जैसे जो आपके दलदली क्षेत्र हैं उनमें मिट्टी का रंग कैसा होता है, आपका ग्रे ब्लू होता है, यानी कि नीले रंग की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं प्रवेश्यता। प्रवेश्यता से तात्पर्य मिट्टी की जो गहराई है वो कितनी है, क्योंकि इसी में पेड़ पौधे उगकर मिट्टी की गहराई से ही क्या करते हैं, वो संबंध स्थापित करते हैं। मिट्टी की गहराई अधिक है तो जड़ें अधिक गहराई तक प्रवेश करती हैं, और जो पेड़ पौधे हैं वो अधिक क्या होते हैं, लंबे हो जाते हैं या अधिक संगठित रहते हैं, मजबूत हो जाते हैं। और मिट्टी की गहराई कहीं कम होती है तो पेड़ पौधों की जो ऊंचाई है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा वातन और रंध्रता। वातन से मतलब यहाँ पर ये है कि उसके अंदर जो वायु का जो प्रवेश है वो किस रूप में, अर्थात अगर मिट्टी का गठन और उसकी संरचना में अधिक संख्या में छिद्र हैं, आकार हैं, तो उनमें आसानी से वायु प्रवेश कर सकती है, उनमें जल भरा रह सकता है, जल एकत्रित हो सकता है। तो इस प्रकार जो मिट्टी है, वातन और रंध्रता का जो गुण है वो उसको क्या बनाता है, उसके गुणों को स्थापित करने में उसका सहयोग करता है। जैसे ह्यूमस बनने के लिए तथा बीजों में अंकुर उत्पन्न होने के लिए मिट्टी में वायु का होना आवश्यक है, तो ये भी मिट्टियों में होना जरूरी है। आर्द्रता, मिट्टी के कणों के बीच में जल की कुछ मात्रा रहती है, जिसे हम कहते हैं नमी कहते हैं। आर्द्रता की मात्रा मिट्टी के गठन, संरचना और जल स्तर के अनुसार ही होती है। जैसे अधिक नमी वाली मिट्टियाँ क्या हो जाती हैं, दलदली हो जाती हैं और नमकीन हो जाती हैं, इसलिए उनका रंग भी चेंज हो जाता है। इसी प्रकार मिट्टी की आयु, आयु से तात्पर्य है कि मिट्टी कितनी पुरानी है, उनका जो एज है वो कितना है। तो कुछ मिट्टियाँ ऐसी होती हैं जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती हैं, जिन्हें हम नवीन कहते हैं। कुछ मिट्टियाँ ऐसी होती हैं जो नदियों के पृष्ठ प्रदेश में होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पुरानी मिट्टियाँ कहते हैं। तो आयु के आधार पर मिट्टियों के गुणों का क्या होता है, परस्पर विकास होता है। रासायनिक रचना, मिट्टियों में घुलनशील, अर्धघुलनशील और अघुलनशील पदार्थ होते हैं। सिलिका, एल्यूमिनियम, लोहा आदि खनिज, बहुत से खनिज होते हैं जिन्हें पौधों को विशेष पोषण देने वाले तत्व कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रेट, फॉस्फेट होते हैं। मिट्टी की रासायनिक रचना से उसकी उर्वरता की मात्रा क्या होती है, निश्चित होती है। तो ये सारे जो तत्व हैं वो मिट्टी के गुणों को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। जैसे आपका लेटराइट मिट्टी आप चाय और कॉफ़ी के लिए अच्छी मानी जाती है, और जिन मिट्टियों में लोहा और एल्यूमिनियम अधिक होता है वो अच्छी मानी जाती है। जिनमें ह्यूमस अधिक होता है वो दूसरी फसलों के लिए अलग अलग मिट्टियों के जो गुण हैं उनमें खनिज और लवणों की मात्रा के आधार पर फसलों का क्या होता है, निर्धारण होता है। अब बात करते हैं मिट्टी की परिच्छेदिका की। मिट्टी की परिच्छेदिका में जैसा कि इसमें बताया भी गया है कि इसमें 4 स्तर होते हैं, ABCD। ए जो स्तर होता है वो आपका जिसमें समस्त प्रकार की जो जिसे ये कहते हैं कि पेड़ पौधे उगते हैं वो पाए जाते हैं। इसमें जो AOO है उसमें अविघटित पर्ण का ढेर पाया जाता है, जबकि AO में अर्धविघटित पर्ण ढेर पाए जाते हैं। यानी कि वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज्ड हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, गल जाते हैं। इसके बाद परत आती है A1 जिसमें पूर्ण विघटित पर्ण के ढेर यानी कि जीव जंतुओं के अवशेष, वनस्पति के अवशेष पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। A2 जो परत है उसमें लीचिंग की क्रिया होती है। लीचिंग की क्रिया में जो पानी है वो आके वहाँ पर रुक जाता है, ठहर जाता है। और A2 और B1 को हम कहते हैं संक्रमण, जिसमें A के भी गुण पाए जाते हैं और B के भी गुण पाए जाते हैं। यानी कि इसमें जो B में विभिन्न प्रकार के जो कुछ अपघटित मूल बड़े जो कण हैं वो पाए जाते हैं। B2 को हम जमाव क्षेत्र के रूप में पहचानते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर, पत्थर के जो टुकड़े हैं वो एकत्रित होते हैं। और फिर B3 को हमने संकर्ण क्षेत्र में क्या किया है, बांटा है। तो इस प्रकार जो B और A और B परत है वो मूल पदार्थों के लिए जानी जाती है, जो कुछ अपघटित रहती है, कुछ मूल रूप में रहती है। लेकिन C जो परत है इसमें परिच्छेदिका में, इसमें चट्टानों के जो पैतृक चट्टान है उसके अपक्षयित पदार्थ
इस चट्टान में पाए जाते हैं और डी पत्थर चट्टानों से